जिंदगी बड़ी अजीब होती है, जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो, तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की, तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की। किनारों पर तो सिर्फ शुरुआत होती है, किनारों पर तो सिर्फ शुरुआत होती है। जी हाँ, तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की। बिल्कुल तमन्नाएं उच्च होनी चाहिए और हर जीत को नेगलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर एक बार हार भी गए तो क्या, कोशिश जारी रखिए, जीत जाएंगे। अगर हमने कोशिश ही छोड़ दी तो हमेशा हमेशा के लिए ही हार जाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ कोशिश करनी है, हार जीत अपने आप मिलती रहेगी। जिस दिन हमारी कोशिश सफल हो जाएगी उस दिन अपने आप हार जीत में बदल जाएगी। इसलिए बिल्कुल करते हैं कोशिश और कर लेते हैं अपनी जीत की शुरुआत। नमस्कार आप सबको, और आप वेलकम है आपका और आपके दोस्तों का जीआरपी एजुकेशन में। बढ़ते हैं समंदर की गहराई की ओर। अरे घबराओ मत, पर्सन देख करके घबराओगे। जितना बड़ा ये पर्सन लिखा हुआ है उत्तर उतना ही छोटा है। टेंशन मत लो, पर्सन को केवल ध्यान से समझ करना है, पढ़ करके ध्यान से पढ़ करके उसे केवल समझ लो। पर्सन का उत्तर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आप पर्सन को पढ़िए, तब तक मैं दिया गया है लिखता हूँ। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो समझना। देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, आपके स्कूल के विद्यार्थी होंगे वो शायद पता करना। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या करते हैं, देखिए स्कूल के अंदर व बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, पेड़ लगाएंगे तो वायु प्रदूषण तो कम होगा ना। तो उन्होंने ये सोचा है, आपने सोचा है कि नहीं, ध्यान करना। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ध्यान करना, या इस चीज को समझना है कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखिए समझाया है कि कक्षा एक का एक अनुभाग, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा। तो इसका मतलब तो समझ गए कि कक्षा के बराबर जितनी कक्षा, जैसे कक्षा नंबर 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा नंबर 2 है तो 2 पेड़ लगाया जा रहा है, कक्षा की संख्या के बराबर ही पेड़ लगाया जा रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने कितने हैं। तो अनुभाग कितने कितने क्या दे रखा है, कहीं पढ़ते आगे 3 पेड़ लगाएगा और ऐसा कक्षा 12 तक चलता है। चलो कक्षा 12 तक की स्कूल होगी, प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। बात आ गई ना, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या में ज्ञात करनी है। समझ में आया? देखो, एक स्कूल है और उस स्कूल में कक्षाएं कहां तक लगती है, कक्षाएं लगती है पहली कक्षा यानी प्रथम कक्षा से लेकर के कक्षा 12 तक की कक्षाएं लगती हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। उस स्कूल में एक विशेष बात यह है कि पहली कक्षा है तो केवल एकमात्र कक्षा नहीं है, वो कक्षा ए, पहली कक्षा अपनी प्रथम ए, प्रथम बी, प्रथम सी, यानी कहते हैं ना, यानी कक्षा जो पहली है वो ए बी सी पार्ट में बांटी हुई है। इसी प्रकार से कक्षा जो 2 है वो भी कक्षा 2 ए, कक्षा 2 बी, कक्षा 2 3 सी, इस रूप में बांटी हुई है। सी तक 3 ही अनुभाग बताए ना।
तो प्रत्येक, जैसे कक्षा अगर 8 की बात करें तो कक्षा 8A, कक्षा 8B, कक्षा 8C, यानी ABC 3 पार्ट हो गए। ठीक उसी प्रकार से ऐसा कब तक चलता है, 12वीं कक्षा तक चलता है। जैसे कक्षा 10 की बात करूं तो 10वीं A, 10वीं B, 10वीं C, 12वीं A, 12वीं B, 12वीं C, तीन तीन भाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो देखो ध्यान करें, प्रत्येक अनुभाग इसका एपी बनेगा, क्या बनेगा, एपी बन जाएगा। वो समझने के लिए आपको ध्यान करना है। यहाँ कक्षा 1 की बात करें, हम कक्षा 1 की बात करें, जैसे कि ये कक्षा ए है और कक्षा 1 की बात कर रहे हैं हम, इसके कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग है। वो कौन कौन से, कक्षा 1A, कक्षा 1B, कक्षा 1C, ये 3 रूम हो गए। जैसे तो 3 अनुभाग हो गए ना, ये अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3, 3 अनुभाग हो गए ना। ये अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, कक्षा कौन सी है, 1 नंबर, तो 1 पेड़ लगाएगा। ये भी कितना पेड़ लगाएगा, 1, और ये भी कितना पेड़ लगाएगा, 1 लगाएगा। कुल मिला के कक्षा 1 ने कुल मिला के कितने पेड़ लगा दिए, 3 पेड़ लगा दिए कि नहीं, यानी पहली कक्षा ने कुल 3 पेड़ लगा दिए। अगर यहाँ कक्षा 2 कर ले, जैसे कक्षा 2 कर दिया तो 2A, 2B और 2C, लेकिन ये पेड़ कितने कितने लगाएंगे, एक एक नहीं लगाएगा। 2A कक्षा है, कक्षा A है वो भी 2 पेड़ लगाएगी, कक्षा B है वो भी 2 पेड़ लगाएगी। 2 क्योंकि कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाने। कक्षा C है वो भी कितने पेड़ लगाएगी, 2 पेड़ लगाएगी। तो 2 2 4 2 6, कक्षा 2 ने कुल कितने पेड़ लगाए, 6 लगा दिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कक्षा 3 करूं यहाँ, तो इस कक्षा 3 के भी कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। देखिए कक्षा 3A, कक्षा 3B, कक्षा 3C, कक्षा 3A, कक्षा 3B, कक्षा 3C। अभी पेड़ कितने कितने लगाएंगे, उसकी कक्षा कौन सी है, तीसरी है, तो 3 पेड़ ए कक्षा लगाएगी, बी भी 3 पेड़ लगाएगी, सी भी 3 पेड़ लगाएगी। 3 3 6 6 3 कितने हो गए, 9 हो गए। इसी प्रकार से ये ऐसा बढ़ता गया बढ़ता गया। अब हम सीधे कक्षा 12 की बात करते हैं। कौन सी कक्षा की बात करते हैं, कक्षा 12 की बात करते हैं। तो 12वीं कक्षा में कितने पेड़ लगाए जाएंगे कुल, कक्षा 12A, कक्षा 12B, कक्षा 12C। ये हो गए 3 भाग कक्षा 12 के। 3 भाग कक्षा 12 के हो गए। कक्षा 12 का पहला भाग कितना पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 का पहला भाग 12 पेड़ लगाएगा, क्योंकि उसकी कक्षा कितनी है, 12 है। तो 12, कक्षा 12B यानी बी भी कितना पेड़ लगाएंगे, 12, और कक्षा सी है वो भी कितना पेड़ लगाएगी, 12। तो 12 12 24 12 36, कक्षा 12 ने कुल कितने पेड़ लगाए, 36 पेड़ लगाए। ये एपी आपको समझ में आ गया होगा। बीच में मैंने कुछ कक्षाएं छोड़ दी हैं, तो यहाँ मैंने कुछ पद भी छोड़ दिए। ठीक है, ये एपी बन गई। इस एपी में पदों की संख्या भी आपको अगर ध्यान नहीं है तो दे रखी है, कितनी हो गई पदों की संख्या, एन का मान भी आपको दे रखा है कितनी है। जब कक्षाएं 12 हैं तो पदों की संख्या भी तो कितनी होगी, 12, क्योंकि ये पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ है, ये दूसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ है, और ये तीसरी कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ है। बीच में चौथी, पांचवी, छठी भी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं भी आई है, 11वीं भी आई है, लेकिन हमें लास्ट में लिख रखा है 12वीं कक्षा ने कितने पेड़ लगाए हैं, 12। तो यह कितने कक्षाएं हैं, 12, तो पदों की संख्या भी कितनी हो गई, 12 हो गई है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें पूछा गया कि कुल कितने पेड़ लगा दिए, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कुल पेड़, ज्ञात करना है कुल पेड़। और कुल पेड़ को, कुल को हम कैसे लिखते हैं, एस से। एस का मतलब सम, योग, कितने पदों का योग वो इसके पैर में लगा देते हैं। तो कितने पद हमारे पास, 12, तो 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, कोई भी किसी भी पद का योग ज्ञात करते हैं, किसी भी एपी का योग ज्ञात करते हैं, तो अनिवार्य 2 पद हैं, क्योंकि हम जानते हैं योग ज्ञात करने के हमारे पास कितने सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं। अब दोनों में से कौन सा भी सूत्र लगा दो,
ए और एन का मान तो अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है, ये होने ही चाहिए। इनके बिना तो हम कौन सा भी सूत्र नहीं लगा सकते। क्या पहला पद है आपके पास 3 है, क्या पदों की संख्या है आपके पास 12 है, शाबाश। इसका मतलब हमारे पास दोनों अनिवार्य शर्त तो क्लियर। अब हम फैसला लेंगे कि योग का कौन सा सूत्र लगाएं। देखिए डी का मान है क्या आपके पास, डी का सूत्र क्या होता है, an-1। तो कोई भी एक पद लेंगे, जैसे कि 6 ले लिया, 6 में से हम उसके पीछे वाला पद घटा देंगे, कितना है 3। तो 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, ये डी आ गया। क्या आपको an, अब देखिए कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 12वां पद आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल आपके पास 12वां पद है, कितना 36। तो इस बार तो आप योग का दोनों सूत्र लगा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की इच्छा है कि वह योग का छोटे वाला सूत्र लगाए, तो बिल्कुल आप योग का छोटे वाला सूत्र लगा सकते हो। ये लो, योग का छोटे वाला सूत्र मैंने लिख दिया है। इस सूत्र में मान भर के कैलकुलेशन करना है मात्र। तो देखिए एस एन का मान कितना हो गया, पदों की संख्या 12 है, जहां एन दिखाई दे वहां 12 रखते जाओ। पहला पद कितना है, पहला पद 3 है, और अंतिम पद कितना है 36 है, और बट्टे में कितने 2, इसमें 2 का भाग गया एक बार, इसमें 2 का भाग 6 बार गया। तो एस 12 बराबर 6, और ये कितने हो गए 39। गुणा कर लो इनको, 54 5 6 18 5 कितने हो गए 23, 534। कुल कितने पेड़, सॉरी 234, कुल कितने पेड़ लगे 234 पेड़ लगे। ये छोटे वाले सूत्र से हो गया। अगर किसी बच्चे की इच्छा कि नहीं सर मैं बड़े वाले से करूं, तो ये बड़े वाले से कर सकता है, क्योंकि हमारे पास दोनों के लिए मेथड उपलब्ध है। चलो दोनों के लिए उपलब्ध है, तो आप इसी से भी कर सकते हो, या इसी से भी कर सकते हो। या एस एन का मान बोलो कितना है, एन का मान 12 है, 12 और 2 इंटू ए का मान बोलो कितना है 3, प्लस एन का मान बोलो कितना है 12 माइनस 1। डी का मान कितना हो गया, डी का मान हमारे पास आया हुआ था ना, डी का मान है 3, ये 3 रख दिया, बट्टे में कितने 2, इसमें 2 का भाग एक बार गया, इसमें 6 बार गया। तो एस 12 बराबर 6, 3 दूनी कितने हो गए 6, प्लस ये कितने 11, 11 को 3 से किया, 11 3 33। ठीक है, तो S 12 बराबर कितने हो गए 6 इंटू 39, वही गुणा करो, 6 9 54, 5 6 3 18, 5 कितने हो गए 23। तो ये देखो चाहे कौन सा भी सूत्र लगाओ, उत्तर तो सेम सेम आने हैं। इन दोनों को नहीं लगाना है, किसी एक से कर सकते हैं, जिस किसी की इच्छा है वो इससे कर सकता है। अगर किसी की इच्छा है कि वो इस सूत्र से करे, तो इससे भी कर सकता है, लेकिन दोनों से नहीं करना है। बोलो क्वेश्चन देखो कितना बड़ा था, आप घबराए हुए थे, अब देखो इसके उत्तर कितने आसानी से आपको उपलब्ध हो गए। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आ गया होगा, मैंने ये नहीं कहा कि उत्तर समझ में आ गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। हर बार ऐसा ही बोलता हूं, यानी आपको पहले सवाल समझना जरूरी है। उत्तर तो जब सवाल समझ में आ जाएगा, तो उत्तर तो अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए सवाल को बड़े ध्यान से जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ते रहिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक है, चलो बना दिया गया। और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ये हमें पूछा है। समझ में आया क्या? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिकली है। कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकली है तो मैं प्रैक्टिकली ही बताऊंगा आपको। ये कोई बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर, इस बिंदु ए को केंद्र मानकर केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए, है ना। तो पहले हम सबसे पहले कौन से बिंदु को केंद्र मानेंगे, ए को, और कितनी सेमी त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचेंगे 0.5 सेमी का। तो प्रकार कितना खोला आपने
0.5 कितना खोला आपने 0.5, ये लो 0.5 प्रकार खोल लिया आपने और अर्धवर्त बना दो आप, अर्धवर्त आधा वर्त, ठीक है। ये लो प्रकार कितना खोल रखा है 0.5 और कहाँ रख रखा है केंद्र ए पे रख रखा है, ठीक है ना, समझो आगे बात। केंद्र ए पे रखा है आपने, केंद्र ए पे रखा है, इस तरह से घुमाओगे आप, कहाँ रख रखा था आपने केंद्र ए पे रख रखा था ना, ये आधा वर्त बना लिया आपने, अर्धवर्त बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ बी पॉइंट ले लेना है। अब बी पर प्रकार को रखना है, कितनी सेमी त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचना है 1 सेमी का। जब 1 सेमी का अर्धवृत्त खींचना है तो प्रकार को कितना खोलेंगे 1 सेमी खोलेंगे। कहाँ रखेंगे बी पर, क्योंकि ए पर तो रख चुके हो, 1 सेमी खोल लिया आपने तो 1 सेमी तो यहाँ आ गया ना, क्यों आधा ये आधा ए, तो ऐसे घुमा देंगे आप, ऐसे घुमा देंगे, चलो घुमा रहे हैं आप, बी पे रखा हुआ है मान के चले ऐसे, ठीक है। ये आधा वर्त बन गया, देखो यहां से इस तरह से आधा वर्त बन गया कि नहीं, ये देखो बन गया ना। ठीक उसी प्रकार से अब हम कौन से बिंदु पे रखेंगे बताइए, अब हम रखेंगे बिंदु ए पे, अब बिंदु ए पे रखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो देखिए अब हम रखेंगे बिंदु ए पर रखेंगे, क्योंकि इसने बोला ना ए और बी पर, ए पर रखेंगे तो प्रकार कितना सेमी का खोलेंगे 1.5 सेमी का, कितने सेमी का खोलेंगे 1.5 सेमी का। ध्यान करना ये 1 सेमी का है, यहाँ से यहाँ 1 सेमी ये 1 सेमी ये, ठीक है ना, ध्यान करना। तो हम ये 1 सेमी नहीं सॉरी ये आधी सेमी, आधा सेमी और ये 1 सेमी, तो 1.5 सेमी हो गया कि नहीं। तो प्रकार को ए पर रखेंगे और 1.5 सेमी का प्रकार खोलेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा वो, और ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो ये तीसरा अर्धवर्त बन गया आपका, ये तीसरा अर्धवर्त बन गया जो यहाँ तक आएगा। इसी प्रकार से चलते जाएंगे तो कितने अर्धवर्त बन जाएंगे 13 अर्धवर्त बन जाएंगे, क्योंकि 13 क्रमागत अर्धवर्त बनाने आपको। ध्यान करना जो सबसे पहले आपने ये जो रेखा खींची थी तो ये लंबाई कितनी हो गई, देखो अर्धवर्तों को खींचकर सर्किल बनाया गया है ना। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, ये परिधि तो है, और अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर, क्या होती है पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त की 2 पाई आर होती है, आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो पाई आर हो गया। तो पाई आर को कैलकुलेट करोगे तो ये देखो मैं पाई को यही रहने दूं और आर का मान रख दूं 0.5 पाई, यानी ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक की ये जो दूरी है वो कितनी आ गई 0.5 पाई आ गई। फिर इसकी चर्चा करें तो इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेमी है, तो इसमें मान रखो पाई का पाई रखो और आर का मान कितना है 1, तो कितना आ गया ये पाई। यहां से यहां तक ये वाला, यहां से यहां तक ये लंबाई कितनी आ गई 1 पाई, अर्थात केवल क्यों कह सकते हैं पाई, ठीक है। अगर हम इस अर्धवृत्त की चर्चा करें, इस अर्धवृत्त की चर्चा करें तो इसकी त्रिज्या कितनी है 1.5 है, तो इसमें मान रख दो पाई के, तो पाई रखो आप, ये मिटा दो सारा, इस पाई का पाई रखो, आर का मान 1.5 है, जब गुणा करोगे तो 1.5 इंटू पाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू पाई, ठीक है, ये मिटा दूं। तो इस प्रकार से आपका पहला पद हो गया 0.5 पाई, दूसरा हो गया पाई, तीसरा हो गया 1.5 पाई, और इसी प्रकार से चौथा हो जाएगा 1.5 के बाद 2 आ जाएगा ना, 1.5 के बाद 2 तो आएगा ना, तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धवर्तों की आपको दिया है उत्तर नंबर 18 दिया है। अब किसी बच्चे को अगर डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आए तो वो डायरेक्टली कर सकता है, कैसे, अर्धवर्तों से बनी एपी कैसे बनाना है, सीधे सीधे भी 0.5 को हम पाई से गुणा कर देंगे, दूसरा 1 को हम पाई से गुणा कर देंगे, 1 पाई, 1.5 को पाई से गुणा कर देते हैं, 2 को 2.0 को पाई से गुणा करेंगे, ऐसा आ जाएगा। ऐसा करते करते 13 पदों तक हमें जाना है। कोई बच्चे, किसी बच्चे को अगर ये ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो वो सीधे इन सब को क्या कर दे, पाई से गुणा कर दे और 13 पदों तक जारी रखे। ये एपी बन गया आपका, ठीक है। और कैसे बना है ये पाई, कैसे आए 0.5 गुना में क्यों लगाया, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ बता दिया आपको, ठीक है ना। अब देखो
इस एपी में और क्या है, कुल पद कितने इसमें, कुल पद अर्धवर्त कितने हैं उतने ही पद होंगे, तो कुल पद हैं आपके 13। तो पदों की संख्या कितनी होगी 13। पूछा क्या है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्किल की कुल लंबाई और कुल जहां गया, इसका मतलब क्या पूछा, इस एपी का योग पूछा है, ज्ञात करना है योग। और योग को हम किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 13 पदों का योग ज्ञात करना, तो हम क्या लिख देंगे एस 13। ठीक है, अब मैंने बार बार से बोला हुआ है कि योग ज्ञात करते हैं तो ए एन डी इनके मान चाहिए हमें। तो देखते हैं प्रथम पद है कि आपके पास ए का मान, एन और डी ये सब है क्या आपके पास, ध्यान करो। प्रथम पद कितना आपके पास 0.5 पाई है, पदों की संख्या कितनी है 13 है, और डी कितना आ गया, डी निकालने के लिए कोई भी एक पद लेंगे, जैसे 1 पाई को सीधे पाई लिख सकते हैं, यानी पाई माइनस इसके पीछे वाला पद 0.5 पाई। एक पाई में से 0.5 पाई गया तो कितना बच जाएगा, 1 पाई में से 0.5 पाई गया तो कितना बच जाएगा, 0.5 पाई बच जाएगा। भी एक में से आधा जाएगा, आधा और बच जाएगा ना, इस तरह से 0.5 पाई आ गया पदों की संख्या। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ये नीचे का इशारा दिखाई नहीं दे रहा अभी, तो यहां से देखिए, यहां लिख रहा हूं मैं, जब आप एक में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5 और बच जाएगा, तो ये डी का मान आ गया। जब आपके पास ए एन डी सब कुछ आ गया है तो योग ज्ञात करने का सूत्र लगा दें, एस एन बराबर एन इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बट्टा में 2। इसमें आप मान रख दें, एन की जगह कितना हो जाएगा 13, ये लो 13, और 2 इंटू ए का मान, पहला पद कितना है 0.5 पाई है, प्लस पदों की संख्या कितनी है 13 माइनस 1, और डी का मान कितना है, डी का मान 0.5 पाई ये रहा, तो यहाँ 0.5 पाई रख दें आप, और बट्टे में कितना 2। एस 13 के 13 यही रहने दो, 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 को पाई से किया तो 1 पाई अर्थात पाई हो जाएगा। इन सब को गुणा करोगे ना पाई आएगा, करके देख लेना चाहिए। जैसे 0.5 को आप 2 से गुणा करोगे 10 की बिंदी 1, और 0 को 2 से किया 0 0, और 1 हासिल कितने होगी 1, कितने के बाद पॉइंट लगेगा 1 के बाद, तो 1 और क्या पाई, ये देखो पाई प्लस 12 हो गई, 12 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना पाई 6 पाई हो गया, बट्टे में कितने 2। ये लो एस 13 बराबर 13 इंटू ये कितना हो गए 7, तो 7 पाई बट्टे में कितना 2। अब आप इसे थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका कैलकुलेट करोगे तो एस 13 यही रहने दें आप, 13 के 13 7 के 7 और 22 बट्टे 7, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे 7, और नीचे बट्टे में 2 है ही, भी ध्यान करो 13 का 13 लिखा मैंने, 7 के 7 रखे, और इस पाई का मान 22 बटे 7 होता है ये रख दिया, नीचे 2 पहले से था। अब देखो 7 से 7 कट गया, ये कितना हो गया 11। थ्री बोल रहा हूँ, 13 बराबर कितने हो गए 13 इंटू 11, तो 130, और 130 से 13 कितने हो गए 143, 130 और 13, हाँ 13 ही होंगे ना, तो ठीक है 13 जोड़ देंगे तो 143 हो जाएगा। ठीक है, तो एस 13 बराबर कितना 143, और क्या सेमी में, इसलिए सेमी, कुल लंबाई कितनी होगी 143 सेमी हो गई। देखो अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो ध्यान करें, जैसी आपको त्रिज्याएं दी गई है उन सबको पाई से गुणा करते हुए यहाँ रख दें, ये आपका एपी है। और अब एपी है और ज्ञात करना आपको 13 पदों का योग, क्योंकि ऐसे अर्धवृत्त कितने बनाए गए हैं 13 बनाए गए, इसलिए 13 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। इस एपी से निकाल लो ए एन डी के मान, ए का मान ये रहा, और पदों की संख्या कितनी है 13, तो एन का मान 13 आ गया। डी का मान कैसे निकालेंगे, कोई एक पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे, तो ये हो गया 0.5 पाई। अब योग ज्ञात करने का इस सूत्र में मान रखा, ये जहां एन दिखाई दे रहा वहां कितने रख देंगे 13, 2 का 2, ए का मान कितना 0.5 पाई है, एन का मान 13 माइनस 1, और डी का मान कितना 0.5 पाई। अब देखो इनको गुणा करोगे 5 दूनी 10 होता है, एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो कितना हो गया 1.0, 1.0 को आप यानी 1 को पाई से गुणा करेंगे तो पाई आएगा,
ये हो गया 12 और 12 को 5 से गुणा कर लो तो 12 पंजे 60 और यहाँ पॉइंट 1 के बाद है तो 60 में 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो फिर बचेगा क्या 6.0 अर्थात 6। तो ये 6 पाई आ गया बट्टा में 2। ये 13 का 13 रखा, ये कितने हो गए दोनों को जोड़ दिए 1 पाई और 6 पाई कितने हो गए 7 पाई, यहाँ 7 पाई रख दी बट्टा में ये वाला 2 का 2। अब देखो 13 के 13 रखा मैंने, 7 के 7 रखा, पाई का मान कितना है 22/7 और नीचे वाला बट्टा 2 का 2। 7 से 7 कट के 2 का भाग दिया 11 बार गया, 11 को 13 से गुणा कर दिया तो कितने हो गए 143। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 वो कंप्लीट होता है। और अर्धवृत्तों द्वारा तय की कुल दूरी कितनी होगी, अर्धवृत्तों पर तय की कुल दूरी होगी आपकी 143 सेमी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया है, और समझ में आ गया है तो शेष रहे 2 सवाल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको गणित समझ में आ रही है, अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाब्रो बूझी समा भी जल सकती है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होकर मायूस नायूं अपने इरादे बदल, होकर मायूस नायूं अपने इरादे बदल, तेरी मेहनत कभी भी रंग बदल सकती है, तेरी मेहनत कभी भी रंग बदल सकती है, किस्मत तेरी कभी भी खुल सकती। प्रश्न को बड़े ध्यान से धैर्य से एक एक स्टेप आपको पढ़नी है। देखिए बी से नहीं है, गलत बोल दिया। प्रश्न को बड़े ध्यान से एक एक शब्दों को अर्थ समझते हुए, एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए बिल्कुल और बिल्कुल बिना स्किप किए ध्यान से पढ़ते जाएं, और तब तक पढ़ते जाएं जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए। सवाल समझना जरूरी है, सवाल समझ में आ गया तो उत्तर अपने आप आ जाएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता ना कि उत्तर समझिए, नहीं, सवाल पहले बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखिए आप एक एक शब्द को सुनते हुए अर्थ लगाएं इनका और पढ़ते जाएं। क्या दे रखा है बोलो, दिया है क्या दिया है, 200 लट्ठों को डेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। और 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए। भाई आपके पास कितने लट्ठे हैं, आपके पास है 200 लट्ठे। सबसे पहले नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे रखे गए, ऊपर वाली में कम करेंगे तभी तो वो ठहरेंगे ना, 19 कर दिए, फिर उससे ऊपर वाली में 18, उससे ऊपर वाली में कितने 17 और उससे ऊपर वाली में 16। इस तरह से कम करते गए और हमने उनको व्यवस्थित रूप से रख दिया 200 लट्ठों को। लेकिन ये नहीं पता कि कितनी पंक्तियां बनी। एक तो हमें पंक्तियों की संख्या पूछी है, अर्थात इसका मतलब पदों की संख्या हमें पूछी गई है, ठीक है, पूछी गई है वो तो पता चल गई ना। लेकिन योग दे रखा क्या है, 200 लठ दे रखे हैं टोटल, तो 200 लठ दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको योग दे रखा है कितना, 200 दे रखा है। लेकिन ये योग जो है वो कितने पदों का ये पता नहीं है, हमें तो पूछा गया है, इसलिए हम मानते हैं कि वो n पदों का योग होगा, ठीक है। प्रथम पंक्ति में 20 लठ रखे गए, इसका मतलब है पहला पद आपको दे दिया गया कितना 20, और दूसरा 19, तीसरा 18। इस तरह से हम इनमें बढ़ते जाएंगे, ठीक है, एक एक कम करते गए। फिर क्या बोला है, इन 200 लठों को कितनी पंक्तियों में रखें ये पूछा गया है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात ये करना है कि इन 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा गया। इसका मतलब ये हो गया n का मान हमें ज्ञात करना है।
और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट। अब सबसे ऊपर वाली पंक्ति कौन सी है पता ही नहीं, 1 नंबर है या 2 नंबर पंक्ति है या 3 नंबर है, हमें पता ही नहीं है कि पंक्ति है कितनी। तो हमने मान रखी कि n पंक्ति है, n पद है, तो इसका मतलब nवां जो पद है उसमें भी लठों की संख्या हमें पूछी गई है, अर्थात an पूछा गया। सबसे ऊपर वाली ऊपरी पंक्ति में कितने लठ, इसका मतलब है an का मान हमें पूछा गया है। मैंने बोला था ना कि आपको कुछ भी पूछे आप लोग ध्यान रखना कि जो दिया गया है वो ही ज्ञात कर लेना, ठीक है। यहाँ एक चीज और नोट करें आप, यहाँ एक एपी बना सकते हैं आप। एपी क्या बन गई, सबसे पहला जो पद है वो 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर कितना है 17, इस तरह से बढ़ते गए। लेकिन कितने बढ़े इस बात का पता नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता कि वो कितनी पंक्तियां ऐसे एक के ऊपर एक रखी हुई, ठीक है। यहाँ से ए एन डी का मान अगर हो सकता है तो निकाल लो आप। पहला पद कितना है आपके पास 20 है, पदों की संख्या पता नहीं है, पर डी का मान कितना है -1 आएगा। करके देखें, देखिए कोई भी एक पद लें उसमें से हम उसके पीछे वाला पद घटा देंगे। तो कोई पद कौन सा लिया हमने 19, 2 नंबर पद लेंगे, उसमें से पीछे वाला पद 1 नंबर घटा देंगे, तो कितने आ गए आपके -1 बच गए। ये डी का मान आ गया, ठीक है। डी का मान आ गया, ठीक है। अब देखो डी का मान आ गया, तो अब क्या करें, जो दिया गया है वही ज्ञात करेंगे, तो n का मान आ जाएगा। क्या दे रखा आपको, n पदों का योग। क्या दे रखा है, n पदों का योग। तो एस एन बराबर क्या होता है, n 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बट्टे में कितना 2, इसमें मान एस एन कितना दे रखा आपको 200 दे रखा है, पदों की संख्या है क्या नहीं है, और 2 इंटू ए का मान कितना है 20 है। हाँ, इस सूत्र में मान रख दो जिन जिन के मान जानते हो। किन किन का जानते हो, एस एन का मान कितना आपके पास 200 है ही, एन का मान आपके पास कितना है पता नहीं है, 2 इंटू ए का मान बोलो कितना है, प्रथम पद कितना है 20 है, एन का मान आपके पास कितना है, एन का मान आपके पास नहीं है, और डी का मान -1 है ही, और बट्टे में कितने हो गए 2। ये देखो 2 भाग में तो एलएचएस में जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, 200 इंटू कितने 2 बराबर में n, ये कितने हो गए 40, और -1 को n से करेंगे तो -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने हो गए आपके 400 हो गए ना, 400, ये n 40 से एक कितना होगा 41 माइनस का n हो जाएगा। ये लो 400, n को 41 से गुणा किया तो कितने हो गए 41, n को -n से किया तो माइनस का n स्क्वायर हो गया, माइनस का n स्क्वायर एलएचएस में जाएगा तो प्लस का n स्क्वायर, और ये प्लस का 41 भी माइनस का हो जाएगा 41 n प्लस के कितने 400 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण हो गया, तो गुणनफल विधि से इसे सरल कर सकते हैं। n स्क्वायर माइनस के 25n, इसके टुकड़े कर लिए हमने 41n के 16n, इसके टुकड़े हो जाएंगे, प्लस के 400 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन आता है क्या n माइनस कितने हो गए 25, तो यहाँ से क्या कॉमन होता है माइनस के 16, माइनस माइनस प्लस हो गए, 16 से 16 कट गया, बच गया क्या n, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 400 में 16 का भाग देंगे 25 बार जाएगा, बराबर में कितना हो गया 0, ठीक है। फिर से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ n माइनस 25 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कौन बचेगा n, और यहाँ से कौन बचेगा माइनस का 16 बराबर में 0। अब देखो दोबारा से, यदि n माइनस 25 बराबर 0 हो तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, और यदि n माइनस 16 बराबर 0 हो तो n बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 16। अब ये देखो n के 2 मान आ गए, कौन सा मान माने, n के दोनों मान तो है तो संभव वैसे तो, क्योंकि पदों की संख्या 25 भी तो हो सकती है और 16 भी हो सकती है। अगर यहाँ एक कोई संख्या है ना वो माइनस की आती तो कहते थे कि ये नहीं संभव है, लेकिन ये भी हमें पता है कि दोनों भी मान नहीं हो सकते, 25 है तो 16 नहीं हो सकता, और 16 है तो 25 नहीं हो सकता है, ध्यान करना। अब अपन अगर एक बार मान के चले कि 25 है, क्या मान के चले 25 है, क्या मान के चले, माना n बराबर कितना है 25 है, तो nवां पद ज्ञात करें, यानी 25वां पद ज्ञात करें।
ए एन डी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ए एन डी ज्ञात करेंगे। तो ए एन डी देखते हैं, अगर माइनस में नहीं आएगा तो इसका मतलब n बराबर 25 सही है। ठीक है, ध्यान करिए। पहला पद कितना है बोलो? पहला पद आपके पास 20 है। पदों की संख्या आप कितनी मान के चले हो? आप एक बार 25 मान के चले हो। डी का मान -1 है, तो इसका मतलब आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 25वां पद ज्ञात करो आप। ए 25 को कैसे लिख सकते हैं आप? a + 24d लिख सकते हैं ना? ये चलो आप लिख दिया। ए 25 के 25 रहने दो। पहला पद कितना है? 20 है, प्लस 24 और डी का मान -1, तो 20। ये देखो 24 को आप -1 से गुणा करोगे, -24 ही तो आएंगे, तो इनको जब जोड़ोगे तो -4 आगे, यानी 25वां पद -4 आ रहा है, अर्थात 25वीं पंक्ति है ही नहीं। 25वीं पंक्ति होती तो ये माइनस थोड़े ना आता, नहीं आता ना, इसलिए असंभव है। ये क्या है? असंभव। भाई लास्ट पंक्ति में आप -4 लट्ठे कैसे रख सकते हो? -4 लट्ठे मतलब रखना नहीं है, वहां से तो हटाना हो गया। आ रही बात समझ में? इसलिए ये असंभव है। अर्थात n बराबर नॉट इज इक्वल टू 25, अर्थात n का मान 25 असंभव। तो फिर तो n बराबर 16 होगा, अर्थात पंक्तियों की संख्या 25 नहीं है तो 16 तो होना ही है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 16 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 16, अर्थात इन 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा गया? 16 पंक्तियों में रखा गया है। अब 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए ये हमें ज्ञात करना है। 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए ये और ज्ञात करना है हमें। तो मैं इसके लिए ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान करना है, एक थोड़ा जगह हमें चाहिए ना, इसलिए ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। दिया गया ज्ञात करने वाला पहला हिस्सा वो मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान करो। आपको इस बार 25 तो असंभव है, तो इसका मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है? 16वां। तो ए एन डी, पहला पद कितना है? 20 है। अब इस बार हाँ ध्यान करो, तो n का मान 25 तो असंभव हो गया। जब n का मान 25 असंभव हो गया, 25 मान वो असंभव हो गया, तो इसका मतलब n का कौन सा मान सही है? फिर 16 ही है। इसका मतलब हमें 16वां पद ज्ञात करना है, और 16वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है a + 15d। एक कम डी होता है ना, तो a 16 की 16 रखते हैं। a का मान बोलो कितना है? 20 है, प्लस 15, डी का मान -1 है, तो ये हो गया 20 और -15, क्योंकि प्लस के 15 को -1 से गुणा करें -15 तो आएगा। तो ये कितने बचे आपके? 5 बचे। तो जो लास्ट पंक्ति है 16वीं, उसमें कितने लट्ठे हैं? 5। तो अंतिम पंक्ति 16वीं में 5 लट्ठे रखे गए हैं। ये आपका सवाल कंप्लीट होता है यहाँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। तो हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आलू दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, अर्थात लालू जी दौड़ रहे हैं आलू के लिए। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। सबसे पहले ये काम कर, बाल्टी रख ही देते, जैसा ये बोल रहा है वैसा करते जाओगे। देखिए ये बाल्टी बना ली हमने, जो भी है स्वीकार करें। अरे यार क्या बन रहा है ये लो, कुल मिला के ठीक ठाक अब चलेगा। ये लो, ये बाल्टी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये बाल्टी है ना, पहले आलू मान लो ये है 1 नंबर आलू में नंबर दे दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। 5 मीटर की दूरी पर ये आलू रखा हुआ है। फिर आगे पढ़ो, अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पे रखा है। अन्य आलू यानी जैसे कि यहाँ से अगर एक दूसरा आलू रखा जाए तो ये 2 नंबर आलू है, और कितने मीटर दूरी पर? ये 3 मीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार से अगर तीसरा आलू रखा जाएगा तो वो भी कितने मीटर की दूरी पे रखा जाएगा? 3 मीटर की दूरी पर ही रखा जाएगा। इस प्रकार से बीच में और भी आलू हैं, लेकिन लास्ट आलू है 10 नंबर आलू।
ठीक है। लास्ट आलू यानी कुल आलू 10 है, इसमें देख लेना चाहिए। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस बाल्टी में डालती है। क्या होता है देखो, प्रतियोगी यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और पहले आलू को उठाता है, उठा करके वापस बाल्टी में रख देता है। ठीक है, फिर यहाँ बाल्टी में रखा, वापस दौड़ना शुरू करेगा और दूसरे आलू को उठाएगा, उठा करके वापस क्या करेगा, वो बाल्टी में रख देगा। इस तरह से वो आना जाना कर रहा है। ठीक है, उसे लेकर वापस बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करता है जब तक कि सारे आलू बाल्टी में न आ जाए। और हमें ज्ञात करना है प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, ये सब हमें करना है। तो देखिए आप उत्तर नंबर 20। अरे सवाल को देखकर, इतने बड़े सवाल को देखकर घबराए नहीं, सवाल इतना बड़ा है ना, उत्तर इसका इतना सा बड़ा है, टेंशन मत लो आप। देखिए प्रतियोगी में यानी प्रतियोगिता में तय की गई दूरी का एपी बना लो। देखिए एपी बनाओगे तो कैसे बनेगी, ध्यान करो। ये देखो यहां से दौड़ना शुरू किया, कितनी दूरी तय कर ली, 5 मीटर। आलू उठा लिया, वापस दौड़ा, तो 5 आने का और 5 वापस जाने का कितने हो गया, 10 मीटर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ है वो पहला आलू डाल चुका है, यहाँ पहला आलू डाल चुका है। अब क्या करेगा, यहाँ से वापस दौड़ना शुरू किया और कितना दौड़ेगा, यहाँ आलू उठा लिया, अब 2 नंबर आलू को उठाएगा। तो देखिए आने में कितना दूरी तय हो गया, 5 ये 3 ये 5 3 8। अब वापस दौड़ेगा तो 8 आने का 8 जाने का कितना हो गया, 16 हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ 2 नंबर आलू पहुंच गया है, 2 नंबर आलू पहुंच गया है। अब तीसरे के लिए दौड़ेगा तो यहाँ से शुरू करेगा, 5 ये हो गया 3 ये, क्योंकि यहाँ से आलू उठा लिए गए, 8 तो उठा लिए, ये 2 नंबर आलू उठा लिया। अब 3 नंबर आलू यहाँ से उठाएगा वो, तो देखो कितनी दूरी होगी, 5 ये 3 ये 8 8 3 11, और वापस दौड़ेगा और इसमें डाल देगा, ये क्या हो गया 11 11। तो आने का 11 जाने का कितना हो गया 22 मीटर। ऐसा वो तब तक करता है जब तक कि ये 10वां आलू भी नहीं उठा लेता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि इस प्रकार से 10 आलू है तो पदों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 10। ये भी हमें दिया गया में ही मान लेना है। ज्ञात हमें करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है, तय की गई कुल दूरी, ज्ञात करना है तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब कुल के लिए हम s लिखते हैं, कितने पद यहाँ 10 है, इसलिए s 10 हमें ज्ञात करना है। वही s 10 ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, a n d चाहिए। चलो वो रख देते हैं। a का मान बोलो कितना है 10, पदों की संख्या भी 10 है क्योंकि यहाँ टोटल पद कितने हैं 10, और d कितना है, जैसे कोई भी एक पद ले उसमें से पीछे वाला पद घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये डी आ गया। अब योग ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे, चूंकि यहां ही लगा देता हूं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं दिखाई दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ अभी तक दिखाई दे रहा है। एस एन बराबर क्या होता है, एन 2a प्लस n माइनस 1 टी, और बट्टे में कितना 2। अब सूत्र में मान रखते जाओ, एस एन का मान कितना है 10, एन का मान 10, ये देखो 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है 6, और ये लो बट्टे में 2। अब इसे कैलकुलेट कर लो, एस 10 बराबर, इसमें 2 का भाग 1 बार गया, इसमें 5 बार गया, ये लो 5, 10 को 2 से किया कितने हो गए 20, ये 10 में से गया 9, 9 को 6 से किया 6 9 54। चलो भाई बढ़िया है, एस 10 बराबर 5, अरे ये कितना हो गया 74, जोड़ लिया इनको, हो गया ना। अब इनको गुणा कर दो, 20 35 तो 37, 370 मीटर, यानी प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी आ गई 370 मीटर। देखो प्रश्न इतना बड़ा था और उत्तर देखो इसका कितना छोटा सा आया है। इसलिए प्रश्न को देखकर कभी ना घबराएं। मैंने बोला है हमें केवल प्रश्न ही समझना होता है,
प्रश्न देखकर घबराना नहीं होता है। अगर हमने प्रश्न समझ लिया तो उत्तर समझने की जरूरत ही नहीं होती है, उत्तर तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई है तो आप लाइक करना ना भूलें। कभी कभी आप क्या करते हो, भूल जाते हो इस चीज को, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारा हौसला है बढ़ता है, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट हैं वो लेकर के आते हैं, और बहुत ही जोश के साथ आपको वीडियो बना करके हम उपलब्ध कराते हैं। इसलिए एक लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर कोई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ जल्द ही। तब तक सबको नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।